आपण बोलणार आहोत की लॉकडाऊनमुळे व्यापाऱ्यांवर काय परिणाम झाला आहे या विषयावर. आपल्यासोबत जोडलेले आहेत नागपूर येथील काही व्यापारी संघटनांचे प्रमुख. व्यापारावर कसला परिणाम पडतो आहे येणाऱ्या काळामध्ये. युवा पिढीने जर बिझनेसमध्ये पाय टाकायचा असेल किंवा बिझनेसमध्ये पुढे यायचं असेल तर त्यांनी नक्कीच बिझनेसबद्दल विचार करावा किंवा नाही, आणि काय काय परिणाम होत आहेत आणि यामध्ये सरकारची भूमिका, व्यापाऱ्यांची भूमिका, या सर्व विषयांवर आपण चर्चा करणार आहोत. तर सर्वप्रथम मी आपली ओळख करून देते. आज आपल्यासोबत जोडलेले आहेत सीए कैलास जोगाणी, जे आहेत व्हाईस प्रेसिडेंट नागपूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे. या व्यतिरिक्त आपल्यासोबत आहेत सीए गिरीश मुंद्रा, आणि ते आहेत NVCCचे टॅक्स कमिटीचे चेअरपर्सन. आणि या व्यतिरिक्त आपल्यासोबत जोडलेले आहेत रितेश मोदी, जे जागनाथ रोड मर्चंटचे असोसिएशनचे प्रेसिडेंट आहेत. तर सर्वप्रथम अपन चर्चा करूँयात कि सर, हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक एक करके सवाल का जवाब दें। सर्वप्रथम, जैसे लॉकडाउन लगा है तो लॉकडाउन में जैसे साइकिल शुरू हो रहा है, साइकिल बंद हो रहा है कि एक वीक का लॉकडाउन लगता है और एक वीक आप लोगों को अगर मुहैया मिलती है शॉप्स खोलने की या अपना बिजनेस चलाने की, उसके बाद में फिर लॉकडाउन जैसी परिस्थिति आती है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है सर? देखो पूनम जी, ऐसा है कि हम पिछले 1.5 साल से ये कोरोना वायरस के महामारी से जूझ रहे हैं एक्चुअली, और उसमें कई बार लॉकडाउन आ रहे हैं और जा रहे हैं। उसके वजह से पूरी अपने भारतवर्ष की क्या पूरे दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। अब हमारे देश की अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में सबसे पहला लॉकडाउन जो आया था वो 23 मार्च से चालू हुआ था पिछले साल, और फिर वो 1.5 महीना कंटिन्यूस चला। उस समय कोरोना महामारी में 0% था और फिर शुरुआत तो हुई थी। उस समय जो ड्रास्टिक एक्शंस हमारी सरकार ने ली थी वो इस तरीके से ली थी कि भाई डर के, यानी जो डर था महामारी का, जिसका प्रभाव जो था उसको ध्यान में रखते हुए हर चीज़ का रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगाया था, और साथ में ये भी देखा था कि कौन से सेक्टर में अपने देश में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात तो यही आई थी कि भाई 2 चीज़ें सामने थी कि भाई देश की अर्थव्यवस्था और साथ में जिंदगी। ये दोनों में से जब एक को चुनने की बात आई तो एक की चुनने की बात आई तो हमारी सरकार ने जिंदगी को चुना, क्योंकि वो ज़्यादा जरूरी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने भी ये एक बोला था कि भाई जान है तो जहान है, तो वो सही बात थी, और हमारे देश की जनता ने भी इसके ऊपर बहुत काफ़ी कुछ पॉजिटिव एक्शन दी थी, और 1.5 महीने ड्रास्टिकली कभी करीब कोई घर के बाहर नहीं निकला था। तो उसके वजह से एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आया था वो काफ़ी अच्छा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड वाइड जो कोरोना का इफेक्ट आया, तो हमारा भारतवर्ष भी इसके अंदर पकड़ में आया, और उसके प्रभाव जो है वो धीरे धीरे बढ़ते चले गए कि भाई एक पेशेंट भी 10 पेशेंट, फिर 50 पेशेंट, 100 पेशेंट, ऐसे थ्रू आउट होते चले गए, और किसी के पास इसका कोई इलाज था नहीं। बस एक प्रोजेक्शन बेसिस पे इसका इलाज हो रहा था, टू बी फ्रैंक। लेकिन उसका प्रभाव जो अपने अर्थव्यवस्था पे पड़ा वो बहुत खराब पड़ा, और कोई भी एक फील्ड ऐसा बचा नहीं जिसके वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट अपने अर्थव्यवस्था पे पड़ा नहीं। इसका थोड़ा मैं, अगर आप समय अलाउ करूँगा तो थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूँगा इस पर। जी सर। ऐसा है पूनम जी कि ऐसा कोई सेक्टर नहीं है अपने भारतवर्ष में या वर्ल्ड में कि जो अर्थव्यवस्था को मदद नहीं करता है। जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन हर सेक्टर का है, चाहे टूर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट ले लो, एविएशन डिपार्टमेंट ले लो, ऑयल सेक्शन ले लीजिए, आप एम्प्लॉयमेंट सेक्शन ले लीजिए, आप फॉरेन का इन्वेस्टमेंट का सेक्टर ले लीजिए, हर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। आज टूर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट का सेक्टर का अगर अपन कंट्रीब्यूशन अगर देखते हैं तो करीब 9.2% का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में टूर एंड टूरिज्म का आता है। उसका इम्पैक्ट ये कोरोना की वजह से इतना निगेटिव पड़ा है कि ड्रास्टिकली वो रिड्यूस हो गया। आज ऑयल सेक्शन की अगर बात करते हैं तो आज पूरे 18 साल का अगर कैलकुलेशंस करते हैं तो 18 साल में आज कम लेवल पे ऑयल सेक्शन का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में आ रहा है। आज अपन फॉरेन का इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि फॉरेनर्स का इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा फ्लो अपने भारतवर्ष में आया था कि अर्थव्यवस्था को सुधार को देखते हुए फॉरेन का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। आज करीब $650 करोड़ से लोगों ने, फॉरेन के इन्वेस्टर्स ने उसको बैक कर लिया। आज एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करते हैं तो कारपोरेट सेक्टर ने करीब अभी 10-12 दिन पहले आपने देखा होगा कि ये डिक्लेयर हुआ था कि 30 लाख करीब के ऊपर
यंगस्टर्स बोलो या एम्प्लॉय बोलो, कॉर्पोरेट सेक्टर ने रिड्यूस कर दिए, तो ये निगेटिव इम्पैक्ट जरूर आए। लेकिन मुझे लगता है कि चलो ये ठीक है, ये आए हुए है, पूरे वर्ल्ड वाइड आए हुए है, इससे घबराना नहीं है। ये एक नेचुरल डिसास्टर्स वाली जो बात है वो आई भी है, पूरे वर्ल्ड पे आई भी है, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं आई है। तो यंगस्टर्स को मेरा यही बोलना है कि ये चीज़ों से अपने को घबराना नहीं है। हमारे सरकार ने बोलो, जनता ने बोलो, इसको बहुत पॉजिटिवली लिया है, बहुत रेस्ट्रिक्टिव स्टेप को हमने फॉलो किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने को जिंदगी को देखो, अर्थव्यवस्था और जिंदगी साइमल्टेनियसली पैरेलल चलती है। अगर एक है और दूसरा नहीं है तो आप जीवन नहीं जी सकते। आपका घर चलाना है तो आपको कमाई करना पड़ेगा। तो यंगस्टर्स को ये घबराने की जरूरत नहीं है। आपका सवाल है कि भाई यंगस्टर्स ने क्या करना चाहिए, तो यंगस्टर्स को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप दायरे में रहकर काम करिए, जो भी रेस्ट्रिक्टिव स्टेप है उसको फॉलो करिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ना ही जीवन है। देखिए पूनम जी, मैं तो सर्वप्रथम लोकल की बात करूंगा। जो लोकल में बार बार ये लॉकडाउन खुल रहा, लॉकडाउन आ रहा, पहले जो मार्च में जब कोरोना आया था, जब लॉकडाउन हुआ था, टोटल लॉकडाउन हुआ था 1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, ठीक था जब पेशेंट कम थे। लेकिन लॉकडाउन लगाने से जब हमारे पास हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं थी, बेड्स नहीं थे, मेडिसिन्स नहीं थी, इंजेक्शंस नहीं थे, डॉक्टर्स को इसके मालूम भी नहीं था कि ये क्या रोग है, इसके क्या निदान है। पर धीरे धीरे जब ये बढ़ा आया, फिर लॉकडाउन खुला। लेकिन जब कम पेशेंट थे, जब लॉकडाउन लगा, अच्छा बात किया प्रधानमंत्री जी ने, बहुत सही काम किया कि लॉकडाउन लगा, पेशेंट हमारे यहाँ उस वक्त नहीं बढ़े, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में पेशेंट बढ़ रहे थे, हमारे यहाँ नहीं बढ़े। उसके बाद में पीक गया, पहले करीब करीब 2 लाख तक का पीक गया था। उसके बाद लॉकडाउन एकदम खुल गया था जब गया था। उसके बाद लॉकडाउन लगाए, फिर 4 लाख तक का पीक गया, फिर वो अभी रिड्यूस हो रहा है। बीच में लॉकडाउन खोले, अब लोकल में अब 4 बजे तक का फिर लगा दिए। तो ये जो आपने पहले कहा ना, जो साइकिलिंग में कर रहे हैं, ये गलत है। यानी मैं तो बोलूँगा इलॉजिकल है, बैताड़पन है, फुलिशनेस है, ये बोल सकते हैं अपन। क्यों कि 4 बजे तक कोरोना घर में है और 4 बजे के बाद ही कोरोना निकल के व्यापारी के दुकान में आएगा, ऐसा तो नहीं है ना। अभी 4 बजे के बाद आप रोड पे देखो, पूरा चल रहा है। आपका ई कॉमर्स वाले पूरा काम कर रहे हैं। फिर क्यों छोटे छोटे व्यापारियों को तकलीफ दी जा रही है, जो कि अपना चाहे इतवारी का व्यापारी हो, धर्मपेट का हो, बर्डी का हो, ये व्यापार बंद कर रहा है। 4 बजे बंद, यानी 3 बजे से इसको अपना सब कामकाज बंद करना है और 11 के पहले खोल नहीं सकता है, 10 के पहले, क्योंकि स्टाफ नहीं आता। तो क्या है, इट इज एज गुड एज बंद है। तो बहुत तकलीफ जा रही है, बिल्कुल इलॉजिकल है। उसके बदले आप, तो मैं बोलता हूँ 6 बजे से सवेरे रात को 12 बजे तक, 11 बजे तक खुला रख दो, तो उससे स्कैटर्ड हो जाएंगे जो कस्टमर आ रहे हैं। अभी तो क्या है, 12 से 4 के बीच में आप देखो क्या रश हो रही है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है, कुछ नहीं है। 12 से 4 के बीच में रश हो रही है। तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, 5 लोगों के ऊपर अलाउ मत करो, ये सब व्यापारियों को सिखाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, व्यापारियों ने भी मानना चाहिए। लेकिन ये जो पीरियडिक लॉकडाउन आ रहा है, इससे कुछ नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसी एकदम गलत है। इससे ई कॉमर्स बढ़ रहा है, जो ऑनलाइन वाले हैं उनको फायदा हो रहा है, और जो बेचारा ट्रेडिशनल व्यापारी है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ रहा है। इंडस्ट्री चल रही है, इंडस्ट्री अपना प्रोडक्शन कर रहा है, उसके बाद में प्रोफेशनल चल रहा है, डॉक्टर चल रहे हैं, है ना, सब कुछ तो सब चल रहा है। सरकारी जो वेतनधारी है उसको वेतन मिल रहा है, जो व्यापारियों के एम्प्लॉय है उनको भी व्यापारी को वेतन देना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो चले गए अब कहाँ से दूसरे एम्प्लॉय लाएंगे। अगर मान लो भैया कि इसमें 200 एम्प्लॉय है, ये एक भी एम्प्लॉय नहीं छोड़ सकते, कल जैसे खुलेगा एम्प्लॉय नहीं मिलेगा, है ना, कर्मचारी नहीं मिलेंगे, तो ये कहाँ से पेमेंट देंगे। तो आज सबसे ज़्यादा जो तकलीफ है, जो सबसे ज़्यादा मरण है, वो है छोटे व्यापारियों का, मिडिल साइज के व्यापारियों का। उसका कोई निदान नहीं है। पहले बैंक में वो आया था कि 2-3 महीने का जो इंटरेस्ट था उसको आगे बढ़ा दिया, माफ नहीं किया गया, आगे बढ़ा दिया गया। अभी तो इंटरेस्ट भी आगे नहीं बढ़ा रहा है। उनको EMI देना है, उनको इंटरेस्ट देना है, उनको टैक्स देना है, उनको कॉर्पोरेशन टैक्स देना है, उनको एम्प्लॉय की सैलरी देना है, PF भरना है, और रिटर्न इनकम टैक्स, GST सब करना है। उसमें कोई छूट नहीं। अगर थोड़ी डेट भी बढ़ाते हैं हमारा फाइनेंस मिनिस्टर, तो उसमें ब्याज देना है। तो व्यापारियों की कोई नहीं सोच रहा है। इसका असर बहुत बुरा होने वाला है। अगर नेचर के हिसाब से ही ये धीरे धीरे कोरोना खत्म हो गया तो बहुत अच्छा है, और ऐसे ही लॉकडाउन आएगा तो व्यापार पूरा खत्म हो जाएगा, और नागपुर जैसी सिटी को तो बहुत तकलीफ है।
मोदी जी, आपका इसके ऊपर एक क्या कहना है कि आप एक युवा पीढ़ी से ही बिलोंग करते हैं और आप खुद एक बिजनेस में हैं, तो आने वाली युवा पीढ़ी पर इस साइकिल का क्या असर पड़ रहा है, या फिलहाल में जो व्यापार चल रहा है इसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जैसा कि मेरे दोनों बड़े भाई जो गिरीश भैया हैं, कैलाश भैया हैं, जो बड़े भैया हैं, दोनों ने जो कहा वो 100% सही है। क्योंकि आज आम आदमी जो सोच रहा है वो सोच इन्होंने यहाँ बताई है। पर अगर आप उससे ऊपर की सोच अगर सोचें तो देखिए, हमारे देश में एक विचित्र स्थिति है। चाहे आप हो, मैं हूं या कोई भी है, हम सब चाहे जितने भी बुद्धिजीवी हैं, हम देश को सरकार मानते हैं और अपने आप को पब्लिक। हम सरकार को ही देश मानते हैं, हम अपने आप को देश नहीं मानते। अगर हम अपने आप को देश माने और हम अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से करें तो सरकार को ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, सरकारें कभी ऐसा कोई स्टेप नहीं लेगी, क्योंकि सरकारों को भी आगे काम करना है, उन्हें दोबारा फिर आना है, दोबारा उनको अपना काम चलाना है। तो कोई भी आदमी जो अपना काम दोबारा चलाना चाहेगा, आगे आना चाहेगा, वो ऐसा कोई गलत स्टेप नहीं लेगा कि वो उनके ऊपर मतलब नेगेटिव जाए या भारी पड़े। अब ऐसा होता है कि जो भी कोई काम करेगा, कोई भी कार्य करेगा, उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों असर होंगे। उसकी अच्छी चीजें भी आएंगी, बुरी चीजें भी आएंगी। तो अब सरकार के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं जो इस सिचुएशन से वो हैंडल करे। एक तो है वैक्सीनेशन, जो हर एक को वैक्सीनेशन लगाना है, और वैक्सीनेशन लगा के ये तो तय है कि अगर हम वैक्सीनेशन कराते हैं, इसकी 100% गारंटी है कि मरने के चांसेस 99.99% नहीं है। यानी आप बीमार भी पड़ेंगे, अगर आपको कोरोना होता भी है तो आप दवाइयों से ठीक हो जाएंगे, पर आप मरेंगे नहीं। ये 99.99% सही है, ये पूरे वर्ल्ड में साबित हो चुका है। तो हमें वैक्सीनेशन पे जोर देना है। हर आदमी को ये चीजों से मतलब एक अपनी गलतफहमी निकालनी है कि वैक्सीनेशन जो है उसके लिए कहीं घातक है या गलत है। मेरा ये कहना है कि आप नहीं लेने से लेके पछताएं। आज मेरे पूरे स्टाफ ने, जो हमारे पास स्टाफ है, सबने वैक्सीनेटेड किया है। हम शनिवार तक फुल वैक्सीनेटेड जो हो चुके हैं, हमारे पास सबके सर्टिफिकेट है। मेरी खुद की 2 वैक्सीन डोज हो चुकी हैं। तो ये जिम्मेदारी हमें पर्सनल हर आदमी ने, हर अपने नागरिक ने लेनी पड़ेगी। इसमें सरकार आपको समझा सकती है, आपकी उंगली पकड़ के आपको वहां तक नहीं ला सकती। वो आपको बोल सकती है, आपको सुविधाएं मुहैया करा सकती हैं। अच्छा, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो वैक्सीनेशन के लिए प्रॉब्लम भी जाएगा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम जाता है। आज आप अगर देखें, कोई एकदम से चीज अगर एकदम से आप दौड़ते हैं तो वो चीजें सप्लाई होना, उस लेवल पे भी सोचिए। अच्छा, मोदी जी ने जो भी किया है वो हम कहते हैं वैक्सीनेशन केंद्र से नहीं आ रही, पर आप ये सोचिए कि ये फॉर्मूला हमारा नहीं है, ये फॉरेन से आया हुआ है। दवाइयां अगर आप डीप में जाएंगे तो दवाइयों का फॉर्मूला फॉरेन के साथ ऐसी कई संधियां हैं कि अगर हमें उनको पहले अगर इंजेक्शन बना के नहीं देने पड़े तो हमें वो फॉर्मूला वो हमसे लेके वो पैटेंट किसी और को दे देंगे। वो पैटेंट हमारा नहीं है, तो उसकी मजबूरी की वजह से हमें वो विदेशों को भी देखना है, देश में भी देखना है। तो हमें अभी आज की तारीख में हमारी सरकारों की बुराई ना करते हुए, हमें अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए वैक्सीनेशन लेनी चाहिए, वैक्सीनेशन पे जोर देना चाहिए। और जो बाजारों में भीड़ हो रही है वो हमारी वजह से हो रही है, सरकार की वजह से नहीं हो रही, क्योंकि हम ही निकल रहे हैं। हम अगर एक कोई शर्ट लेनी है, कोई कुर्ता पैजामा लेना है, कोई फल फ्रूट लेने हैं, तो घर के 6 के 6 मेंबर निकल रहे हैं। जरूरत ही नहीं है, एक आदमी का काम है। अब 6 आदमी क्यों निकल रहे हो? और पिकनिक मनानी है, कोरोना खत्म होने दो, उसके बाद सब मिलकर पिकनिक मनाएंगे। आप अभी ये देखिए कि घर का 1 मेंबर या 2 मेंबर वो सारे काम निपटाए, बाकी घर के मेंबर जो है घर में रहे। रही बात लॉकडाउन की, तो मेरा तो ये कहना है कि जो लॉकडाउन है उसका मतलब अर्थ ही यही होता है कि आपको घर में रखना। लॉकडाउन मतलब आपको घर में रखना, न कि व्यापार बंद करना। जैसे मैंने कहा कि मैं दोनों बड़े भाइयों की हर बात से सहमत हूँ। व्यापार जो है आज की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। या तो आप 15 दिन, महीना भर कंप्लीट कर्फ्यू लगाइए, ऐसे कुछ सॉल्यूशन निकालिए, नए नए चीजें निकलवाइए कि सिर्फ दवाइयों के लिए लोग मतलब जो है वो बाहर निकले, और फल फ्रूट या डेली जो नीड्स की चीजें हैं उसके लिए आप सुबह 7 से 10 तक का या 7 से 11 का टाइम एक दिन छोड़ के एक दिन का रखें, बाकी सारे बिजनेस बंद रहे। अगर आपको वाकई वो लॉकडाउन चलेगा, पर ये लॉकडाउन तो मतलब आपने लगाया नहीं लगाया तो एक बराबर है, क्योंकि पब्लिक अभी अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं रही। जब तक नहीं समझेगी तब तक मेरे हिसाब से कर्फ्यू होना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि फिलहाल में ये जो भी लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस है, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है आपको भी और लोगों को भी, सामान्य जनता को भी इसका काफ़ी बोझ उठाना पड़ रहा है। तो आपने जैसे कहा कि कर्फ्यू, तो क्या लगता है आप तीनों को कि कंप्लीट लॉकडाउन यानी कि कर्फ्यू लग जाना चाहिए, जैसे शुरुआत में लगा दिया था कि कोई भी अपने घर के बाहर आ ही नहीं सकता है,
तो वो जो सिचुएशन थी वैसी सिचुएशन अभी वापस लगा देनी चाहिए, या फिर एक इवन ऑड वाला सिस्टम पहले नागपुर में इम्प्लीमेंट हुआ था, तो इवन ऑड सिस्टम चाहिए कि एक दिन ये शॉप्स खुली रहेंगी, एक दिन ये शॉप्स खुली रहेंगी, या फिर कंप्लीट जैसे कि आपने कहा कि सारी शॉप्स बंद करवा दीजिए और सिर्फ एसेंशियल्स जो है वो शुरू रखना चाहिए। तो क्या कहेंगे सर आपकी इस बारे में 1 मिनट में पहले कहना चाहूंगा। मेरा ये कहना है कि जैसे डॉक्टर दवाई देता है अगर आपको लिख के, तो कहता है ये दवाई आपको 3 दिन खानी है, 6 दिन खानी है, वो 1 दिन छोड़ के 1 दिन नहीं कहता, क्योंकि उसका असर खत्म हो जाता है। अगर आप लॉकडाउन अगर 1 दिन छोड़ के 1 दिन लगा के, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि आपको कोई भी चीज इंप्लीमेंट करनी है वो फोर्स से करनी है, ताकत से करनी है। या तो आप ताकत से खोल दो या ताकत से बंद कर दो, अधूरा काम करके कोई मतलब नहीं है। क्या कहेंगे सर? अभी ऐसा हुआ है मैडम पूनम जी कि अब जो केस है, जो दूसरी लहर है, वो करीब करीब कम होते आ रही है। तो अभी जो है कर सकते हैं कि 15 दिन का फुल लॉकडाउन, जिससे कि जो कोरोना का वायरस है उसको कहीं एकोमोडेशन नहीं मिलेगा, वो फैलेगा नहीं, और अपने आप जब खत्म हो जाएगा और बाहर से जो फ्लाइट से आ रहा है उसका अगर टेस्टिंग हो जाए, ट्रेन से आ रहा है उसका थोड़ा सा टेस्टिंग हो जाए, तो अपनी सिटी में 10 दिन का 15 दिन का पूरा लॉकडाउन करने के बाद कर्फ्यू टाइम, उसके बाद कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे भैया ने कहा कि बाकी 1 दिन कोई मतलब नहीं है, 2 घंटे का लॉकडाउन करके कोई मतलब नहीं है, एक बार फुल लॉकडाउन करना चाहिए और खोल देना चाहिए उसके बाद, क्योंकि केसेस कम हो रही। कल गलती से 3rd लहर आती है, केसेस बढ़ी, तो मजबूरीवश चाहे हम कितना भी डिबेट कर ले, सरकार को मजबूरीवश फिर बंद करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी की स्थिति देखते हुए एक बार फुल लॉकडाउन करके 0 केसेस आ जाए, 1-2 केसेस ही रह जाए, ऐसा स्थिति ले आए और उसके बाद व्यापार खोले, क्योंकि व्यापार बंद होने से भी इकोनॉमी का, व्यापारियों का और बाकी जो आपने बोला कि जनरल पब्लिक को बहुत असुविधा हो रही है। क्या कहेंगे सर? ऐसा रितेश जी और कैलाश जी की बात से मैं सहमत हूँ। होता ऐसा है कि जब हमको ये पता है कि ये 14 दिन का पीरियड है, ये 14 दिन का पीरियड अगर हम संभाल लेते हैं तो काफ़ी कुछ अच्छा हो जाता है। हमने ये प्रयास भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी गलतियां बोलो या कुछ भी बोलो, इससे वापस एक कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो, कोरोना से अपन कोरोना 2 में कन्वर्ट हुए, अब कोरोना 2 से अभी वो डेल्टा बस की बात आ रही है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि जो निग्लिजेंसी हमारी कहीं ना कहीं हो रही है, वो निग्लिजेंसी के ये परिणाम है। ये निग्लिजेंसी हो सकता है कि कहीं सरकार की स्टेप्स की गलतियां हो, लेकिन मैं उससे ज्यादा तो पब्लिक की गलतियों को मैं मानता हूँ। सरकार तो सिर्फ आपको क्या बोल सकती है? सरकार आपको सिर्फ ये बोल सकती है कि ये स्टेप्स है, ये मेजर्स है, आप इसको फॉलो करिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, क्योंकि करना आपको है। अगर आप नहीं करोगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। सरकार ने हर मीडिया का कोई भी प्रकार हो, चाहे टीवी माध्यम रहो, न्यूज़पेपर माध्यम रहो, होर्डिंग्स रहो, सोशल मीडिया रहो, हर माध्यम से सरकार ने पब्लिक को, अपने भारतवर्ष के सारे जनता को समझाने की कोशिश करी कि भाई ये मेजर्स है, आपको इसको फॉलो करना है। और ये भी बताया गया, बार बार हैमरिंग करेगी कि भाई 14 दिन में ये खत्म हो जाएगा, इसका वायरस के जो इफेक्ट्स है एब्सोल्युटली खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम ये नहीं कर पाए। शुरुआत में जो प्रशासन ने, सरकार ने जो रिस्ट्रिक्टिव स्टेप लगाए थे, जैसा एक भी अगर पेशेंट अगर मिलता था तो पूरी एरिया जो है वो बैरिकेड लगा करके बंद कर दिया जाता था, ताकि वहां पता चलता था कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर पॉजिटिव आया हुआ है, तो बाकी अगल बगल के सारे एरिया के लोग जो है वो अलर्ट हो जाते थे। लेकिन ये जो फरवरी और मार्च में वापस से जो रिवर्ट हुआ है, ये किसका परिणाम था? ये परिणाम ये था कि भाई ये कहीं ना कहीं सरकारी मेजर्स भी जो था, प्रशासन की जो रिस्ट्रिक्टिव स्टेप थी, यहाँ पे उन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया था। वहां ये पता नहीं चल रहा था कि भाई मेरी एरिया में पॉजिटिव कौन है। एक समय अपन नागपुर की बात करते, नागपुर में अगर बात है तो एक समय में 8-9 हजार लोग पॉजिटिव आए हुए थे। उसके बाद में आपने रेस्ट्रिक्टिव स्टेप भी लिए, वहां पे भी ये रेस्ट्रिक्टिव स्टेप जो लेना था वो नहीं लिए थे। तो ये गलतियां मेरा सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये गलतियां कृपा करके आप न करें। अगर ऐसा, अभी कैलाश भैया ने बोला है कि अभी अपन कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मोड में आए हुए हैं। आज नागपुर की बात करें तो अपन 18, 20, 25 के दायरे में अभी आ गए, कहाँ 8,000 और आज कहाँ 25,000। तो अभी कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मोड पे है, ये न फैले, क्योंकि डेल्टा प्लस की बात जब हम मीडिया में, और WHO भी हमको ये बोल रहा है बार बार, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, एम्स से तक न्यूज आ रही है कि भाई ये डेल्टा प्लस जो है वो इतना हैमरिंग रहने वाला है, कैलाश भैया, रितेश जी, कि ये करीब ट्वाइस इफेक्ट करने वाला है। अच्छा, ये 8 गुना इफेक्ट करने वाला है। तो ये आप समझ के चलिए कि भाई ये कोरोना की वजह से हमारा पूरा वर्ल्ड हिल चुका है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी हिल चुकी है, हमारा भारतवर्ष भी इसमें नहीं है। आज सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 8 में अपन थे,
आज अपनी सिचुएशन देखो कैसी आ चुकी है। तो ये इससे अपने को निजात पाना है तो कहीं ना कहीं एक तो कैलाश भैया जैसे बोल रहे हैं कैलाश जी कि कहीं ना कहीं एक बार तो ऐसा रिस्ट्रिक्टिव स्टेप ले लो कि मैं तो बोलता 14 दिन नहीं, आप 21 दिन का ऐसा रिस्ट्रिक्टिव स्टेप ले लीजिए कि जिसमें कंप्लीट लॉकडाउन, एब्सोल्युटली कंप्लीट। और उसमें जो एसेंशियल आइटम्स है, एसेंशियल आइटम्स में मैं तो ये मानता हूँ कि भाई मेडिसिन इज एसेंशियल आइटम्स। और जहां तक एग्रो बेस्ड एसेंशियल आइटम्स का सवाल है तो मुझे ये लगता है कि 4-5 दिन पहले गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर देना चाहिए कि भाई आज की 1 तारीख है, हम 5 तारीख से ये करने वाले हैं, तो कृपया अपनी अपनी डेली नीड्स की जो जगह चीजें हैं वो 15-20 दिन की आप अरेंज करके रखिए। और दूसरी बात, सरकार ने तो भाई अपने देश में गरीब लोग भी है, मिडिल क्लास भी है, ऊपर क्लास भी है, सुविधा सबको देना है, खाना पीना सबको लगता है। लोग भी ऐसे रहते हैं कि भाई आज कमाना है, आज खाना है। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने जो शुरुआत में मदद करी थी तो क्यों ना एक बार और मदद की जाए। एक बार उनके घरों में जो भी बेसिक जरूरत है, अनाज है, तेल है, जो भी चीजें लगती है डेली घर चलाने के लिए, वो आप मुहैया कराइए। एक बार 8 दिन मुहैया कराइए, उसके बाद में आप एब्सोल्यूट 21 दिन का लॉकडाउन करिए और रेस्ट्रिक्टिव स्टेप लगाइए। और जहां पॉजिटिव विदेश से भी कुछ लोग आते हैं तो बाकायदा आप उनका टेस्ट करवाइए, सारी चीजें करवाइए। तो ये अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो मुझे लगता है तो कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन आएगा। अदरवाइज हमको ताउम्र, क्योंकि जो कोरोना वायरस है, ये वायरस अपना मूड बदल रहा है, हर बार इसको मूड बदल रहा है। अभी भी अपन जब बात करते हैं वैक्सीनेशन की बात है, आज अपन वर्ल्ड में टॉप पे पहुंच गए, कल का न्यूज था। आज 33 करोड़ के ऊपर वर्ल्ड में अपन वैक्सीनेट कर चुके हैं। इंडिया के अंदर अपन ने यूएसए को भी क्रॉस कर लिया आज। लेकिन वैक्सीनेशन इज अ बेस्ट सॉल्यूशन। मेरी सारी जनता से भी यह निवेदन है कि आप वैक्सीनेट जरूर कराइए। रितेश जी ने बोला है, सारे मीडिया में आ रहा है कि वैक्सीनेशन कम से कम लीजिए ताकि आपके जान को खतरा नहीं होगा। आपकी रेसिस्टिंग पावर इतनी तरीके से बढ़ जाएगी कि कम से कम आप अगर बाय चांस आपको अगर बीमारी हो जाती है तो आप उसको फाइट कर सकोगे, आपके डेथ होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो सारे जनता से इस माध्यम से मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वैक्सीनेट करिए, अपनी जिम्मेदारी खुद समझिए। सरकार ने आपको आगाह किया है, हमारी सरकार बहुत प्रयास कर रही है, अपने को आगाह किया है। आप अपने आप का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपने देश की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं पटरी पर लाने की सभी लोग कोशिश करिए। जैसे आपने भी इतनी सारी डिटेल्स में ये बातें बताई है, तो भी हम बात करते हैं कि आप एक कहीं ना कहीं सरकार के हित में बात कर रहे हैं कि सरकार सामान्य जनता के बारे में सोच रहे हैं और जनता के लिए ही रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें माननी है तो वो जनता को माननी पड़ेगी। तो क्या क्या कहेंगे आप कि यहाँ पर एक सरकार की भूमिका क्या है और लोगों के लिए वो लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों से क्या अपेक्षित है कि लोगों ने सरकार को कितना सहकार्य करना चाहिए? बताइए सर, आप क्या कहेंगे? क्या है पूनम मैडम, बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो अभी हम पहले नागपुर से स्टार्ट करते हैं, अपने लोकल से। लोकल में कॉरपोरेशन ने, मतलब लोकल गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए कि अब जो केसेस है लोकल की और नागपुर डिस्ट्रिक्ट की, कलेक्टर का भी बात करता हूँ मैं और कमिश्नर अपने एनएमसी के, कि अभी जो नंबर ऑफ केसेस कम हो रही, तो पहले के जैसे जब 8,000 हुआ तो पॉसिबल नहीं था, जब 5 केसेस थी तो पॉसिबल था, तो वैसे 5-10 केसेस है तो पॉसिबल है कि सीधा ट्रेस करें कि कौन पॉजिटिव है, उसको बंदी कर दे। जैसे पहले था ना कि जो बोलते हैं कि मोहल्ला या घर, अगर घर में 2 आदमी हुई है तो उसको उठा के या तो हॉस्पिटल में या घर पे एक आदमी बिठा दो। 10 लोग तो उतना तो स्टाफ है सरकार के पास कि नहीं आप बाहर नहीं जाओगे, तो फैलेगा नहीं। अगर आपको पूरा इकोनॉमी ठीक भी रखना है, खुला भी रखना है, बंद नहीं करना है, तो अब केसेस कम हो रही तो एक तो ये करना चाहिए कि फैलने नहीं चाहिए। लोकल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा काम ये है कि ट्रेसिंग और टेस्टिंग यानी टेस्टिंग तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा, जब पॉजिटिव नहीं रहता है तो कोई टेस्ट नहीं कराता है। मेनली रहेगा कि जो पॉजिटिव आया उसको वहीं लॉकडाउन करवा दो, उसको वहीं पे बंद कर दो। बंद मतलब नॉट अरेस्ट, उसको सुविधा दो, वो घर से बाहर नहीं निकलेगा तो उसको बाहर नहीं जाएगा, जैसे क्वारंटाइन बोलते हैं तो क्वारंटाइन रहेगा, तो उससे क्या होगा, फैलेगा नहीं। सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए। फिर अब आ जाइए आपने स्टेट गवर्नमेंट ने अब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कहना है कि राज्य की जो आवाजाही वो बंद नहीं कर सकते। इतना बड़ा देश है, अपना फेडरल स्ट्रक्चर है कि मैं एमपी में जाऊंगा, मेरा एमपी में काम है, इनको भी जाना पड़ेगा छत्तीसगढ़ में, इनका छत्तीसगढ़ में काम है, नहीं रोक सकते। तो आप मत रोको। स्टेट ने यही करना चाहिए कि कौन से जिले में ज़्यादा आ रहे हैं और जिले पे ज़्यादा, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 इन्होंने बनाया, बहुत अच्छा किए
वैसा ही बनाना चाहिए। पर बाकी फिर पॉलिटिकल कोई चीज़ आके ग्रुप 1 को ग्रुप 3 में डाल दे, ग्रुप 3 को ग्रुप 1 में डाल दे, बंद कर दे, ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जो बोलते हैं ट्रेस करो, कैसे भी ट्रेस करके केसेस कम करो, लोकल करो। सेंट्रल गवर्नमेंट को जितनी, जैसे दोनों भैया ने कहा, वैक्सीनेशन बढ़ सकता है। हमारे यहाँ कोई संसाधन की कमी नहीं है। हमारे यहाँ मीडिया बहुत अच्छे से बता सकता है, जैसे दोनों ने अभी, हमने यहाँ से आपके प्लेटफॉर्म के, शंकानंद के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए हम कह रहे हैं लोगों से कि वैक्सीन लो। पढ़े लिखे लोग भी ले रहे हैं, निचली ये मीडिया में कहीं कहीं आ जाता है कि यहाँ पे डेथ हो गई, यहाँ पे, बहुत बार नहीं होती है, वैक्सीन से नहीं होती है। गांव में जो आ रहा है, नहीं, मैंने तो बहुत से गांव में भी देख रहा हूँ कि वैक्सीन ले रहे हैं लोग। सरकार ने, केंद्र सरकार ने अवेलेबिलिटी करना चाहिए, उसको बाकायदा कोऑर्डिनेट करो। और वैक्सीन जैसे जैसे होगी तो वैक्सीन वाला, एक तो वो वैक्सीन वाला को बीमारी नहीं होती है, वैक्सीन वाले को बीमारी भी हुई तो उसके चांसेस कम रहते हैं, सिर्फ वो करियर रह सकता है, यानी उसको अगर कुछ हुआ तो वो दूसरे को लगा सकता है। लेकिन सबने वैक्सीन ले ली धीरे धीरे। जिस दिन अपनी इंडिया में 50% पॉपुलेशन की दोनों वैक्सीन हो गई, 50 to 60% पॉपुलेशन की, 10-20% पॉपुलेशन की हर्ड इम्यूनिटी बोलते, वो हो जाती है, तो खत्म हो गया। कोरोना कहाँ खत्म होगा? और बाद में बॉर्डर सील कर दिए इंडिया की कि बाहर से कोई आ रहा तो खत्म। आपने देखा होगा सेकंड लहर के बाद 8,500, सॉरी फर्स्ट लहर के बाद 8,500 और 8,000 ऑल ओवर इंडिया की केसेस आ रही थी, उसके बाद 4 लाख है। अब फिर से अगर आती है तो उसको रोको तो कोरोना खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट को बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा, बैलेंसिंग अप्रोच रखना पड़ेगा, इकोनॉमी, कर्फ्यू, लॉकडाउन, वैक्सीनेशन, ये करते हुए करना पड़ेगा। रितेश जी, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, ये बताइए। मेरा ये कहना है कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, जो हमारी एनएमसी है, तो महापौर जी दयाशंकर तिवारी हमारे, और हमारे राधा कृष्ण बी जी और ठाकरे साहब, इन्होंने जो पूरी जो टीम है, इन्होंने शहर को बहुत बाखूबी बचाया है। क्योंकि हम पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा टॉप में थे, सबसे ज़्यादा मतलब रेड जोन या रेड हिट लिस्ट में थे, कि नागपुर ऐसे मतलब कगार पे था कि अगर ये लोग ऐसा हैंडल नहीं करते शायद स्थिति बहुत बेहवा होती। बहुत अच्छे से, बहुत बखूबी इन्होंने हैंडल किया है और अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि जितना अच्छा अभी ये जो टीम है, जितने अच्छे लोग अभी हैं, मैं नहीं समझता कि इतना अच्छा कोई और कर सकता था जितना महापौर जी ने, हमारे दयाशंकर तिवारी जी ने इनको हैंडल किया है, बाकी लोगों ने हैंडल किया है। अभी हमें सिर्फ ये आगे की पोजीशन ये देखनी है कि हमें मतलब पहले से तैयारी करनी है। जो हमने पिछली बार, हमने जो कमियां थी, जो थोड़ी बहुत हम रह गए थे, उसको हमने ये करना है कि हमें 3 ग्रेड के अभी अपने हॉस्पिटल्स रखने हैं। हमें जो होटल इंडस्ट्री है जो खाली है अभी आज की तारीख में, जो भी हम 5, 7, 10 होटल, 15 होटल है जो 4 स्टार 5 स्टार होटल्स हैं, जो भी हमने किए हैं, हम उसको ऐसे लेवल में करें कि अगर हमारे पास जिनका ऑक्सीजन लेवल अभी मतलब 80 है, 90 है, तो उनको हम वो मतलब एक A, B, C 3 कैटेगरी हो, उसी कैटेगरी में हम उनको एडमिट करें। जिनकी स्थिति थोड़ी ज़्यादा खराब है उनको B कैटेगरी में, जो एकदम सीरियस है उनको A कैटेगरी में हम मेडिकल में लें या सिम्स में लें, एम्स में लें, तो वहाँ हम करें। तो क्या होगा कि हम सबको बचा पाएंगे। अगर फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा हो तो उसकी तैयारी अगर करते हैं, क्योंकि हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी, भले वो चीज़ आगे ना हो, वो ज़्यादा बेटर है, ना हो बहुत अच्छा है, लेकिन तैयारी करके रख लें। और हमारे पास डॉक्टरों की कमी है, तो हमें अभी जो नर्सेज हैं या जो अभी अनट्रेंड लोग हैं उनको ट्रेन करा जाए। जो नर्सेज हैं या कंपाउंडर हैं, उनका लेवल ये रहे कि वो होटल में ड्यूटी करेंगे। वो होटल वाले जो अपन ने जो प्रीमाइसेस C वाली कैटेगरी है, B कैटेगरी में जो डॉक्टर रहेंगे उनका लेवल जो भी नए नए डॉक्टर बने उनका रहेगा। A कैटेगरी में जो एकदम ट्रेन डॉक्टर हैं, जो सीरियस केस को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो, किंग्सवे में हो या कहीं भी हो, वहाँ उन सबको अपॉइंट रखा जाए कि ऐसे केसेस अगर आते हैं तो ये लोग, तो हम किसी की भी जान को नहीं खोएंगे, हम सबको बचा लेंगे अगर फ्यूचर में कभी डेल्टा ऐसा आता है, करता है। सेकेंडली, अभी जो भी एनएमसी ने, जैसे बिजनेस के लिए लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, सब कुछ है। मार्केट खुलने के बाद ऐसा कोई इतना वो भी नहीं है जैसे बाकी जगह मैं देखता हूँ कि बाकी बम्बई में या कहीं और ऐसा सुनाई देता है कि वहाँ की जो लोकल है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है। हमारे यहाँ ये लोग थोड़ा सा बिजनेस के लिए ध्यान दे रहे हैं। इन्होंने देखा है कि इकोनॉमी को भी संभालना है, जान को भी संभालना है। तो मैं तो इससे सहमत हूँ कि जो हमारे शहर में इन्होंने किया है वो हेड्स ऑफ है। और आगे जो ये चीज़ें हैं इनको संभाल के अगर लेके चलें, और पब्लिक ने, मैंने अभी भी कहा कि हम सब कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा अगर
परिवार के अंदर अगर एक आदमी अगर समझदार है, बाकी अगर समझदार नहीं तो परिवार बिखर जाएगा। वैसे ही शहर है, अगर हमारे शहर में हर एक ने अगर समझा कि ये शहर मेरा है, मुझे इसकी सुरक्षा खुद करनी है, मेरे पड़ोसी की करनी है, मेरे परिवार की करनी है, मेरे स्टाफ की करनी है, तो उसको वैक्सीनेशन कराना ही पड़ेगा। और इसके लिए अगर एनएमसी कुछ नए नए स्कीम्स अगर लाए, जो मेरे दिमाग में थी कि हमें अगर ऐसे प्रमोट करें जैसा फॉरेन में होता है, वहाँ तो उन्होंने यूके में मतलब वैक्सीन लगाने के बाद बियर ऑफर की, पर हमारी संस्कृति वैसी नहीं है, हम वो सब नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं कि हम मार्केट में कुछ लोगों को लें कि वो डिस्काउंट ऑफर करें कि आप इंजेक्शन लगाओ तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। एनएमसी अगर ये प्रोवाइड करे कि आप इंजेक्शंस लगाएंगे तो हम आपको टैक्स में 2% की रिबेट देंगे, 1% देंगे। इलेक्ट्रिसिटी वाले दें कि हम आपको 2% का डिस्काउंट देंगे, 3% डिस्काउंट देंगे, या हम आपको ऐसा करेंगे। ऐसी कुछ स्कीम्स अगर एनएमसी वाले मिलके लाएं और अब हमारे शहर के लोग अगर इसको अगर यूनिटी करके कुछ करें, तो हम थोड़ा सा लोगों को इस बारे में थोड़ा सा ज्यादा हम प्रमोट कर सकते हैं। क्या कहेंगे सर? मेरा ऐसा मानना है कि अभी फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर ये हो गई है, अब हम थर्ड लेयर की बात कर रहे हैं, जिसको हम नॉमेनकल्चर दे रहे हैं डेल्टा प्लस। आज के डेट में वर्ल्ड वाइड करीब 45,000 के टेस्ट हो चुके हैं और 51 फिगर जो है इंडिया में, और इंडिया में महाराष्ट्र अभी टॉप पे चल रहा है। आज महाराष्ट्र के अंदर 22 फिगर आ गए डेल्टा प्लस के। अब ये जो कन्वर्शन हो रहा है, ये कन्वर्शन को अगर खत्म करना है अपने, तो इसमें पर्याय एक ही है, सभी आम जनता ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर वैक्सीनेशन जरूर करा लेना चाहिए। और वैक्सीनेशन ही एक ऐसा सोल्यूशन है कि आपका इम्यून लेवल बहुत जबरदस्त तरीके से इसे कन्वर्ट कर सकता है, स्ट्रॉन्ग कर सकता है। और सारे जनता से मेरा एक नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अपने अगल बगल वालों को भी प्रोत्साहित करिए वैक्सीनेट करने के लिए। अगर व्यापार वर्ग है तो व्यापार वर्ग अपने एम्प्लॉय को प्रोत्साहित करे। घर में बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी मना मत करिए कि उनको भी डॉक्टर्स के ओपिनियन आते हैं, आप डॉक्टर्स के ओपिनियन ले लीजिए। बुजुर्ग वर्ग घर में है तो अगर उनका रेसिस्टिंग पावर अगर साथ देता है तो उनको भी वैक्सीन करवाइए। तो ये करते करते अगर देखो, एक को बोलेंगे, एक 2 को बोलता है, 2 4 को बोलता है, 4 8 को, ऐसा मल्टीपल्स में होते जाता है। और फॉर्चुनेटली अब ये अवेयरनेस काफ़ी आ चुका है। बीच में कुछ गलत चीज़ें मीडिया के माध्यम से बोलो या पॉलिटिकल चीज़ें हुई थी कि कुछ एरिया में वैक्सीनेशन लोगों ने डर के मारे लिए नहीं, डर पैदा किया गया था, वो बात अलग है। लेकिन अब सभी को समझ में आया है कि वैक्सीन लेने के फायदे क्या है। अब मेरा ये वापस मैं कन्वर्ट करना चाहूँगा ये चीज़ को अर्थव्यवस्था को, कि भाई ये कोरोना का प्रभाव जो है हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था में क्या पड़ा है। तो मैं आपको आपके ये चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि भारत के अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है वो है एमएसएमई, छोटे व्यापारी। और आज के डेट में करीब 90% एम्प्लॉय जो है आज एमएसएमई के माध्यम से देश में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से एमएसएमई के अंदर। आज 30% जीडीपी जो है देश की एमएसएमई के माध्यम से आ रही है। आज 11.5 करोड़ के ऊपर पॉपुलेशन देश की यहाँ पे एमएसएमई के माध्यम से कर रही है। जब ये रीढ़ की हड्डी है छोटे छोटे व्यापारी, तो मेरा सरकार से भी ये निवेदन है कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना आपको बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि वो आपके अपने देश की रीढ़ की हड्डी है। और छोटे व्यापारी इतने हलाकान हो चुके हैं। आज एक छोटा व्यापारी, छोटा से छोटा व्यापारी भी अगर ले ले आप, तो 2 से 3 एम्प्लॉय अपने यहाँ दुकान पे रखता है और 3 घरों को वो चला रहा है खुद के घर के साथ में। अगर आप उसकी दुकान ही बंद कर दोगे तो हर व्यापारी, आज छोटे से छोटा व्यापारी भी अपनी दुकान चलाने के लिए, रेगुलर खर्चे चलाने के लिए, व्यापार चलाने के लिए किसी न किसी का बैंक का सीसी लिमिट होगा, किसी का टर्म लोन होगा, किसी को ईएमआई भरना है, ब्याज भरना है, पगार देनी है, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे करना है। ये सारी चीजें अगर तुम दुकानें बंद कर दोगे तो वो करेंगे कहाँ से? ये सारे खर्चे करेंगे कहाँ से? हाँ, 15-20 दिन की बात है, 21 दिन की बात है, महीने भर की बात है, एक बार सहन कर लिए, वापस एक बार आए तो व्यापारी ने कभी भी अपने देश के व्यापारी की पॉजिटिविटी ये सोचिए कि अपने देश के व्यापारी ने देश के लिए हरदम कूट कूट के साथ दिया है। और सरकार जितनी करती है उससे दुगना तिगना इतनी सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से व्यापारी साथ देते हैं। किसी ने लंगर लगाया, किसी ने अनाज बांटा, किसी ने दवाइयाँ बांटी, किसी ने किताबें बांटी, किसी ने क्या क्या नहीं किया है, किसी ने पैसा तक पुराया हुआ है। इतना अपने देश के व्यापारियों का जो है साथ अपने देश को हरदम रहता है। लेकिन अब खुद व्यापारी हलाकान है, अब खुद व्यापारी तकलीफ में है। तो मेरा सरकार से भी निवेदन है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट रहो चाहे स्टेट गवर्नमेंट रहो,
मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन। मैं ये जानता हूँ कि व्यापारी कितने अलग अलग व्यापारी हमारे पास रहते हैं, किसका कैसा बिजनेस चल रहा है, कौन कितना हलाकान है, ये मुझे मालूम है, जानते हैं हम हमारे प्रोफेशन। आज जीएसटी का लेट मी कंप्लीट, आज जीएसटी के उदाहरण ले लेते हैं अपन। जीएसटी हर महीने में आपको रिटर्न्स भरने हैं, नहीं भरे तो पेनल्टी के क्लॉज लगे हुए हैं, पेनल्टी के साथ में इंटरेस्ट के क्लॉज लगे हुए हैं। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि भाई आप रिटर्न्स के दायरे जरूर रखिए, आप डेट्स अगर बढ़ा सकते हैं, अभी आप मंथली के जगह पर आप उसको क्वार्टरली कर दीजिए ना। अभी साल 2 साल अगर आप क्वार्टरली कर सकते हो तो कर दीजिए। रही बात रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू जितना अंदाजन बेसिस पे अगर असेस करके बगैर रिटर्न भरे अगर वो अपना टैक्सेशन भर देता है तो उसको उतनी सुविधा दे दीजिए आप। और रही बात पेनल्टी और इंटरेस्ट की, तो सरकार से मेरा ये निवेदन है कि आने वाले 2 या 3 साल तक कम से कम पेनल्टी क्लॉज हटा दीजिए, कम से कम पेनल्टी क्लॉज हटा दीजिए। और जहां तक ब्याज की बात है, ब्याज को आप आधा करिए, क्योंकि आप वहां ब्याज भी ले रहे हो, पेनल्टीज भी ले रहे हो, और व्यापारी बहुत हलाकान है। ये मेरे दोनों गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो मेरा स्टैम्प ड्यूटी जैसा स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा जैसा स्टैम्प ड्यूटी आता है, आज हर सेक्टर तकलीफ में है। रियल एस्टेट की बात करते हैं अपन तो छोटे लोग, हमारे यहाँ लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, हर एक को घर की जरूरत है। हर एक को ये लगता है कि भाई मेरा घर हो जाना चाहिए। पीरियड ऐसा ड्रास्टिक खराब आया हुआ है कि कहीं ना कहीं सरकार की ओर से मदद उनको मिलना चाहिए। तो हम स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं। आज स्टैम्प ड्यूटी का रेट 7.5% है, 1% रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं। अगर मैं आज 20 लाख रुपए का अगर घर खरीदना जाऊँ तो मेरे को ये इधर पैसा जो है करीब करीब 8 से 10% ये मुझे इसमें लग जाता है। तो आज मेरे को अगर 20 लाख का छोटा सा एक सिंगल बीएच का एक गरीब आदमी को घर खरीदना है तो उसको 2 लाख रुपए का प्रोविजन यही करना है, और इसका किसी को सेटअप नहीं मिलता। ट्रांजेक्शन जो होता है एक प्रॉपर्टी के ऊपर वो कन्वर्ट होते चला जाता है। तो सरकार से मेरा ये निवेदन कि 31 मार्च तक तो उनका स्टैम्प ड्यूटी का रिडक्शन जरूर था। मेरा सरकार से और निवेदन है कि भाई सारी आम जनता का माँ बाप सरकारी होती है, जहाँ जहाँ सेक्टर्स में तकलीफ आई है उन लोगों को रेवेन्यू को रिड्यूस करके उनकी मदद की जाए। जैसे स्टैम्प ड्यूटी का जो भी है उसको भी और रिड्यूस किया जाए तो मुझे लगता है कि वो अच्छा लगेगा। मैं तीसरी बात आऊँगा बैंकिंग सेक्टर पे। बैंकिंग सेक्टर में ये हुआ है कि आज कोई भी व्यापारी बगैर लोन का नहीं है। सर अभी एक हम इस मुद्दे पर बात करते हैं कि जो हमारी केंद्र सरकार बोल सकते हैं या फिर राज्य सरकार या हमारा लोकल प्रशासन कोई भी तरीके का हो, अगर अर्थव्यवस्था और लोगों का रहनीमान या फिर उनके हित में अगर सोच के थोड़ा सा अगर उन्हें राहत देता है कि कंप्लीट लॉकडाउन या कर्फ्यू ना लगाते हुए अगर उन्हें थोड़ी राहत दे रहे हैं कि आप लोग शॉपिंग करिए या फिर जो भी है आप सब चीज़ों को ख्याल में रखते हुए अपना जीवनमान जगिए, इसके हिसाब से अगर प्रशासन सोच रहा है तो आपको क्या लगता है ये प्रशासन का डिसीजन सही है या गलत है? इसके अलावा मैं एक मुद्दा इसमें और ऐड करना चाहूँगी कि डेल्टा वेरिएंट जो भी हम कह रहे हैं कि कुछ आने वाले हफ्तों में डेल्टा वेरिएंट शायद आ जाएगा या फिर नहीं भी आएगा, हम इतना श्योरली होकर नहीं बोल सकते इसके बारे में, बट आरोग्य से रिलेटेड जो भी तज्ञ है हर किसी का कहना आ रहा है कि डेल्टा वेरिएंट ये आने के चांसेस है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। तो इसके हिसाब से भी सरकार का ये डिसीजन कैसा है? इस दोनों को आप मिक्स करके अपना अपना क्या आप इसके ऊपर कहना चाहेंगे ये बताइए। तो सबसे पहले रितेश जी हम आपसे जानना चाहेंगे। एक कहावत है प्रिकॉशन बेटर देन क्योर, यानी हमें सावधानी रखनी पड़ेगी, दुर्घटना घटने से बेटर है। तो जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। बिजनेस को वो संभालने के हिसाब से उन्होंने जो भी किया है वो सावधानी भी करी है और बिजनेस को संभालने के हिसाब से उन्होंने लॉकडाउन या जो भी किया है, लेकिन 21 दिन का अगर कर्फ्यू लगा दें तो शायद हर व्यापारी के दिमाग में ये बात रहेगी कि हमें सिर्फ 21 दिन का ही कर्फ्यू लेना है। अभी स्थिति मतलब डावाडोल है, अभी किसी को कुछ पता नहीं, ना व्यापारी को कुछ पता है ना सरकार को कुछ पता है। मैं ये नहीं कहता सरकार गलत है, लेकिन उन्होंने भी एक ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा जो इतना कड़क स्टेप है कि हमें कर्फ्यू 21 दिन लगा के फिर मार्केट 2-3 महीने खोल देना चाहिए। उसके बाद सिचुएशन खराब हो रही है कुछ है तो फिर उनके पास जैसा है, और ये 21 दिन के अंदर हमारे पास जो वैक्सीनेशन की कमी थी वो भी पूरी हो जाएगी, स्टॉक आ जाएगा। हम 21 दिन बाद उसको रेगुलर हम पूरे मतलब नागरिकों को हम दे सकते हैं, हर दिन उसका डोज हम बढ़ा सकते हैं और हम
15-20 दिन 25 दिन में नागपुर को पूरा फुल वैक्सीनेट कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे? मैडम देखिए, मैं तो पहले ही कहा ना कि देखिए अभी केंद्र सरकार का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि फुल कर्फ्यू मत लगाओ, तो अगर केसेस बढ़ती है तो लगाना पड़ेगा। लेकिन आज की स्थिति जो केसेस की है, आइदर आप जैसे रितेश जी ने कहा इमीडिएट कर्फ्यू, लेकिन फिर फुल कर्फ्यू लगाओ, 21 दिन का 15 दिन का ये लगाइए, या फिर आपको पता है ट्रेस जो है कि जितनी 8 केसेस 10 केसेस है उसको पूरा उसी पे ध्यान दो, उसको फैलने मत दो। और अगर ये नहीं फैलती है तो वैसे कोरोना सिटी में ख़त्म हो जाएगा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। वैसे भी आपको बता रहा हूँ कि हम जो देख रहे हैं केसेस कम होते जा रही है सेकंड के बाद, तो वीक हो गया जो वायरस है, वो वीक हो गया। अब वेरिएंट्स का जहाँ तक सवाल है, ये तो मैडम मेडिकल के टर्मिनोलॉजी है, ये वेरिएंट वो वेरिएंट, अल्टीमेट तो है तो कोरोना ही, इसके पहले तो कोई वेरिएंट था नहीं। तो ये वैक्सीन आए बाद साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं, बाकी सब में यही बोला जा रहा है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी, कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी वेरिएंट हो, अगर वैक्सीन लगी है तो वेरिएंट दब रहा है, उनको कोरोना नहीं हो रहा है, डेल्टा वेरिएंट हो के कोई भी हो। तो अगर कोरोना खत्म होता है और उसको शेल्टर नहीं मिलता है, अगर शेल्टर नहीं मिला कोरोना को बढ़ने के लिए, तो अपने आप खत्म हो गया। कोरोना रोड पे खड़ा पड़ा नहीं रह सकता, वो एक फ्रूट में पड़ा नहीं रह सकता, वो कुछ ना कुछ इसमें खत्म हो जाएगा। वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी में ही रह सकता है वो। तो अगर हमने बाद में, अब आ जाइए कि गवर्नमेंट तो अगर मतलब लॉकडाउन या कर्फ्यू नहीं लगा सकी, तो सबसे पहले वो रोकना चाहिए। डेल्टा वेरिएंट क्या आएगा, लोग बोलते हैं आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर हम कॉशियस रहे, वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई, हमने वैक्सीनेशन लेने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग रखे, मास्क रखे, सैनिटाइजर्स का बाकायदा उपयोग रखे, बहुत जगह जमा नहीं हुए, तो पक्का बोलता हूँ आपको कोरोना खत्म होगा। वैसे भी कोई भी वायरस रहता है वो 3 इयर्स के ऊपर 2 इयर्स के ऊपर जिंदा नहीं रह सकता, चाहे कितना भी ये रहो, वो धीरे धीरे वीक हो जाएगा, हमारी बॉडी उससे इम्यून हो जाती है, हर्ड इम्यूनिटी हो जाती है। फिर अब तो वैक्सीन भी इतने जल्दी बन गया है, तो हमको बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस रखना, जैसे भैया ने भी कहा कि आ सकता है, तो उस हिसाब से अपना जो भी प्रोटोकॉल्स है, गवर्नमेंट ने भी जो प्रोटोकॉल्स दिया है, पर्टिकुलरली अपना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, तो कुछ नहीं होगा। इंद्रा जी, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मेरा तो इस पे यही कहना रहेगा कि जैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट जरूर बोल रही है कि भाई लॉकडाउन इज नॉट द सॉल्यूशन, लेकिन मुझे ये ऐसा लगता है कि सिचुएशन को अपन ने ध्यान में रख लिया है। आज की डेट में भी काफ़ी कुछ रिडक्शंस हो गया, बहुत ज़्यादा लेवल पे हम लोग आ चुके हैं। अब तीसरे लेयर्स की बात चल रही है, गवर्नमेंट से भी ये चीज़ें आ रही है कि तीसरी लेयर, उसके प्रिकॉशनरी स्टेज भी लिए जा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि वैक्सीनेशंस जो है वो, अगेन मैं यही बात पे बार बार दोहरा रहा हूँ, मेरे रितेश जी और कैलाश जी भी ये बात पे बार बार जोर दे रहे हैं, वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है आपका इम्यून लेवल बढ़ाने के लिए। और इन केस अगर ये थर्ड वेरिएंट आ भी जाता है, डेल्टा प्लस की जो हम बात कर रहे हैं आ भी जाता है, तो भी हमारा इम्यून पावर इतना ज़्यादा रहेगा कि हम उससे निजात पा सकते हैं। तो मेरा अगेन सभी से ये निवेदन है कि ये न आवे, इसलिए आप वैक्सीनेट करवाइए अपने आप को। और सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि भी हम रिड्यूस हो गए, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया, क्योंकि इसका नेचर ही कन्वर्ट करने का है। इसका नेचर, सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोल रहे हैं कि भी ये कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सब कुछ इंडिपेंडेंट, एवरी इंडिविजुअल पे ये डिपेंड करता है कि वो कितना प्रिकॉशन लेता है। तो मेरा निवेदन सभी से ये है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन लीजिए, जो मेजर्स बोले हैं उसको फॉलो करिए और अपना रूटीन चलाइए और वैक्सीनेट जरूर करिए। तो ये इन लोगों के मुद्दे हैं कि इस तरीके से शायद प्रशासन ने या सामान्य जनता ने काम करना चाहिए, और व्यापारी होने के नाते या व्यापारी संगठनों के प्रमुख होने के नाते इस तरीके से मुद्दे इन्होंने आज हमारे सामने रखे। अभी मैं आप लोगों के सामने कुछ मुद्दे रखना चाहूँगी, और उस मुद्दे के आधार पर आप लोग अपना रिव्यू रखिए, अपनी संगठना के हिसाब से आप लोग क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर, एक सामान्य नागरिक होने के नाते से भी उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे। इन मुद्दों पर मैं आपको ये कहना चाहूँगी। मुद्दे कुछ इस तरीके से है कि अभी कोरोना की पहली लहर आकर चली गई, उसके बाद में कोरोना की दूसरी लहर है, किसी ने सोचा नहीं था वो इतनी प्रभावशाली होगी। काफ़ी बुरी स्थिति नागपुर वालों को, पूरे देशवासियों को सहना पड़ा। उसके बाद में अभी कोरोना का जो सेकेंड लहर था वो नहीं के बराबर हो चुका है। पूरे शहर में भी आप देखेंगे तो 20 पेशेंट्स 25 पेशेंट्स रोज के आ रहे हैं। उसके अलावा मृत्यु दर जो है वो नहीं के बराबर है।
डेथ हमारे सिटी में फिलहाल नहीं हो रहा है, ये हमारी खुशकिस्मती हम समझ सकते हैं। इसके अलावा तीसरा मुद्दा ये है कि अगर तीसरा वेरिएंट जो डेल्टा वेरिएंट का कह रहे हैं तीसरी लहर के लिए अगर वो आता है तो क्या सिचुएशन हो सकती है। अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अगर हमें फिलहाल हमें 4 बजे तक की अगर सहूलत दी है, अगर वो रात तक की जाती है, 11 बजे तक की जाती है, तो फिर क्या लगता है आप लोगों को कि व्यापारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सामान्य नागरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही रहेगा क्या? इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप एक एक करके अपना रिव्यू रखिए। तो सबसे पहले हम रितेश जी आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सारे व्यापारियों को बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग बिजनेस करते हैं, चाहे वो मतलब फल फ्रूट के ठेले लगाते हों, सब्जी वाले हों, किसी भी फील्ड में हो, जो सिर्फ मतलब व्यापार करके वो भी व्यापारी एक तरह से, चाहे छोटे व्यापारी हो बड़े व्यापारी हो, सबने अपने स्टाफ को, अपनी फैमिली को, खुद को वैक्सीनेट करना ही चाहिए। अगर आपको आगे लॉकडाउन नहीं लगवाना है तो, अगर वापस ये स्थिति नहीं चाहिए शहर में, आपकी लाइफ में, तो आपको ये करना पड़ेगा। अदरवाइज ये चीजें आपको अभी ये साल, अगले साल आती रहेंगी। तो इससे बचने का एक यही रास्ता है। दूसरा ये रास्ता है कि ये 4 बजे का जो लॉकडाउन किया है सरकार ने, उन्होंने ये सोच के किया है कि इकोनॉमी भी चलती रहे और हम इससे लड़ाई भी करते रहे। जो हम अभी डेल्टा के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, प्रिकॉशन ले रहे हैं उसके लिए। पर मेरा ये एक सजेशन है मतलब लोकल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, कि आप थोड़ा सा अभी 21 दिन के लिए कड़क हो जाइए। ये समय सही है, अभी बिजनेस थोड़े ठंडे हैं, मार्केट डाउन है, थोड़ा सा सिचुएशन नहीं है, आगे कोई मैरिज नहीं है, कोई मार्केट नहीं है, कुछ भी नहीं है। 21 दिन अगर आप लोगों को घर में अभी रख देते हैं तो जो थोड़े बहुत चांसेस डेल्टा के आने के हैं वो नहीं आएंगे। बाकायदा अभी मार्केट खुला रख रहे हैं और वो अगर आ जाता है गलती से तो फिर उसको संभालने के लिए फिर बहुत ज्यादा हालत खराब होगी। हमें फिर वापस कंप्लीट वही हमें बंद रखना पड़ेगा जैसा हमारा मार्च अप्रैल मई गया है। तो हम नहीं चाहते कि वापस वही कंडीशन मार्च अप्रैल मई की है। तो 21 दिन का एक प्रिकॉशन ले लेते हैं, 21 दिन की सब पिकनिक गेट टुगेदर अपने घर में कर लेंगे, फैमिली से वापस मिल लेंगे। क्योंकि ये लॉकडाउन में लोगों ने, लॉकडाउन करने के बाद भी लोग रोड पे निकले, लोग अपने अपने हिसाब से अपना काम कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, लेकिन वो लॉकडाउन नहीं था। तो मुझे ऐसा सरकार से अनुरोध है कि इसको लॉकडाउन ना करके कर्फ्यू ही लगाया जाए। भले ही वो बहुत स्ट्रिक्ट होगा, ये बहुत अजीब स्थिति होगी सरकार के लिए, डिसीजन बहुत मतलब अलग है, बोलना आसान है पर करना मुश्किल है। पर ये मुश्किल करके शायद आगे चीजें आसान हो जाएंगी। मुंद्रा जी आप क्या कहेंगे इस सवाल पर? मैं ये इस चीज पे कहना चाहूँगा कि सरकार ने कहीं ना कहीं ये देखा है कि भाई इतना काफ़ी कुछ रिड्यूस हुआ। हम जैसा बोल रहे कि वे भी 20, 25, 50 लोग ही, 50 भी नहीं, 20-25 लोग ही करीब पिछले 8 दिन से हम देख रहे हैं कि इतने ही पॉजिटिव आ रहे हैं। मृत्यु दर करीब करीब नहीं के जैसा हो गया है। उसके बावजूद भी हमारा शहर जो था वो लेवल 1 में डिक्लेयर किया था, नागपुर शहर लेवल 1 में डिक्लेयर किया था। उसके बावजूद भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि भाई ये जो 8 दिन का पीरियड है इसके अंदर वापस लॉकडाउन लगा दिया गया और व्यापारियों को अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन स्टेप लगा दी गई। इसका मतलब ही सरकार को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो आने वाला थर्ड लेयर है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। तो ये जो लिया गया है डिसीजन, ये मुझे लगता है कि ये टेस्टिंग पीरियड है कि भाई ये 15 दिन का ट्रायल लिया जाए कि भाई इसका इम्पैक्ट कितना पड़ने वाला है। और इसका इम्पैक्ट अगर नहीं जैसा हो तो शायद वो इकोनॉमी को और वापस से पटरी में लाने के लिए लॉकडाउन ढिलाई करे। लेकिन मेरा ओपिनियन भी रितेश जी से मैच करता है कि भाई ऐसा टेस्ट बेसिस पे और इससे चलने से अगर थ्रू आउट आप लॉकडाउन छोड़ के अगर कर्फ्यू लगा दें, स्ट्रिक्ट बोलूंगा, थोड़ा सा बहुत सारे लोग जो है वो हमारे से सहमत नहीं होंगे, लेकिन ये साइकिलिंग वाला जो पीरियड बार बार होते जा रहा है और हम हैमर होते जा रहे हैं, इससे सब परेशान है, सभी को बीमारियां लग रही है, किसी को क्या हो रहा है, किसी का इकोनॉमी, घर सब अस्त व्यस्त हो रहा है। तो बेटर एक बार क्यों नहीं कर दिया जाए, रादर लॉकडाउन आप कर्फ्यू लगा दीजिए। तो ये मेरा भी निवेदन ऐसा ही है कि एक खाता ड्रास्टिक स्योर अगर हो जाता है तो एक बार इससे निजात पाने के लिए ये स्टेप लेना जरूरी है। कैलाश जी आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है मैडम फिर से कि डेल्टा वेरिएंट जो है उसी के चलते, उसी को प्रेडिक्ट करते हुए जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट ने ये लाया है कि 4 बजे तक का, नहीं तो पूरा खुल गया था। पूरा खुलने के बाद भी अपनी केसेस नहीं बढ़ रही थी, है ना। तो 4 बजे तक का तो जो ये लगाया है ये टोटली इलॉजिकल है। इसको इमीडिएट इफेक्ट से रात तक कर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फुल लॉकडाउन लगा सकते हैं 15 दिन का, 21 दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, पॉसिबल नहीं रहेगा। 15 दिन का अगर फुल लॉकडाउन बोलने की वजह कर्फ्यू लगाते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर से कह रहा हूँ केंद्र की, राज्य की
सरकारें अलाउ नहीं कर रही है। व्यापारी हमारे एसोसिएशन है, क्योंकि मैं अकेला यहाँ मेरा व्यू नहीं दे सकता हूँ। मैंने जैसे हमारे व्यापारिक एसोसिएशन में भी खुलकर बात की तो टोटली लोग अपोज कर रहे हैं फुल लॉकडाउन का या कर्फ्यू का, क्योंकि उनकी कमर टूट गई है। अब 15-20 देखिए, अगर कल कोरोना बढ़ता वेरिएंट आ जाता फिर तो कुछ नहीं कर सकते। जान है तो जहान है वाली बात आ जाती है। जहान भी होना और जहान भी होना नहीं चलता है। सबसे पहले आदमी जान देखता है, भला ही अपना व्यापार छोड़ देगा। तो जिस दिन बढ़ जाएगी उस दिन तो लोगों को मजबूरीवश लॉकडाउन या कर्फ्यू में आना पड़ेगा। लेकिन आज की स्थिति में लोगों के दिमाग से ये नहीं निकलना चाहिए कि कोरोना खत्म हो गया, इसलिए सैटरडे संडे पूरी तरह से कर्फ्यू और बाकी 5 दिन तक व्यापार ठीक से चले, ये गवर्नमेंट ने करना चाहिए जब तक केसेस कम है। और वही बोला, ट्रेस करो जहाँ पे केसेस आ रही है। वेरिएंट नहीं आएगा, गवर्नमेंट अगर वैक्सीनेशन और ट्रेसिंग बराबर करते रहेगी तो नहीं आएगा। और लोगों ने गवर्नमेंट से भी ज़्यादा, लोग आगे कि हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि गवर्नमेंट हर आदमी के पीछे एक पुलिस या एक प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकती। तो लोगों ने भी, व्यापारियों ने भी 5 लोगों के 4 लोगों के ऊपर नहीं सोशल डिस्टेंसिंग करना जैसे स्टार्टिंग में हुआ, वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मास्क पहनो, सैनिटाइजर बराबर हो, बराबर इम्यूनिटी के लिए जो लेने का है विटामिन एंड ऑल दैट वो करो। शादी ब्याह में बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन होना ही चाहिए। मैं तो बोलता 2 साल तक 100 का पर 100 के ऊपर नहीं चलेंगे, 1.5 साल तक कर दो जब तक कोरोना पूरा नहीं चल जाता है। इलेक्शन नहीं होना है, इलेक्शन मतलब जमाओ की जो सब ऑनलाइन करवाओ। मैं ये देश के इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, जो छोटे मोटे क्लब के होते हैं और पॉलिटिकल मीटिंग्स होती है, ये सब खत्म। कहाँ तो अब व्यापारियों को गवर्नमेंट बोलती है लॉकडाउन करो। कल आपने परसों ही देखा होगा जो ओबीसी के आरक्षण के विरोध में वहाँ 1000 लोग और 2000 लोग जमा होकर कर रहे हैं, या कोई भी पार्टी हो, रोज तो पॉलिटिकल पार्टी का ये हो रहा है। तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोरोना सिर्फ व्यापारी नहीं फैलाता, कोरोना कोई भी जनमानस भी फैला सकता है। इसका ध्यान में रखते हुए मैं तो टोटली बोलता हूँ 4 बजे का जो नाटकबाजी है ये बंद कर देना चाहिए। नक्कीच तर व्यापारावर होणारे दुष्परिणाम आणि लॉकडाऊन ह्या दोन्ही गोष्टींना संगनमत करून आज आपण विविध व्यापारी संघटनांच्या प्रमुख यांच्याकडनं त्यांची भूमिका जाणून घेतलेली आहे की व्यापाऱ्यांची यामध्ये काय भूमिका आहे। या व्यतिरिक्त लॉकडाऊन असायला हवा किंवा नको, तर नक्कीच तिघांच्या तज्ञ, हे तिघही तज्ञ म्हणता येईल आपल्याला, व्यापारी संघटनेचे हे तज्ञच आहेत। तर त्यांच्याकडनं आपल्याला अशी माहिती आणि त्यांचा असा ओपिनियन मिळालेला आहे की कंप्लीट कर्फ्यू लागायला हवा, आणि जर कंप्लीट कर्फ्यू लागत नसेल तर आठवड्यातनं 5 दिवस हा सुरळीतपणे व्यापार चालू असायला हवा, आणि या व्यतिरिक्त सॅटर्डे आणि संडे, शनिवार रविवार हे 2 दिवस कंप्लीट कर्फ्यू मध्ये असावे। तर नक्कीच येणाऱ्या काळामध्ये पण आपण चर्चा करूयात अशाच एका विषयासोबत। तोपर्यंत बघत राहा शंखनाद आवाज सत्याचा।